हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न लूसेंट से लिए गए हैं और ये चुनिंदा प्रश्न हैं लूसेंट के प्राचीन इतिहास के। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। तो देखिए, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद टोटल कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एकमात्र ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो एकमात्र ये वेद है यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के जो पाठ करता हैं उनको कहा जाता है अर्धवर्यु। ठीक है, उनको याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है। तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है और वायु पुराण से गुप्त वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, वायु पुराण से गुप्त वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको हम अलग से दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मनुस्मृति किस काल का एक मानक ग्रंथ है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 5 नंबर देखिए, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो ये मिलता है भगवती सूत्र में। ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो आप इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न है कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत कहाँ से मिलता है। तो ये मिलता है चचनामा से और चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जातक में। ध्यान रखिएगा, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध चरित्र को, ये जो बुद्ध चरित्र आप देख रहे हैं, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है और इसकी रचना अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इस अभिलेख से मिलता है जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा। और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है और इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का संबंध जो है ये समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, विशाल स्नानागार और अन्नागार। अन्नागार भी आप ध्यान रखिएगा, विशाल स्नानागार और अन्नागार जो है ये
कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। और अन्नागार जो था यह सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल इमारत था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, और ये कांस्य की मूर्ति थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो पहली बार हाथियों का इस्तेमाल मगध राज्य ने किया था। इंपॉर्टेंट है। और मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवर्ज या फिर राजगृह थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था वो कहाँ था? लोथल था। और लोथल कहाँ है? ये वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और ये भोगवा नदी के तट पर है लोथल। 13 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुदा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो मेलुदा शब्द का अभिप्राय जो है ये सिंधु सभ्यता से है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। 15 नंबर देखिए, जूते हुए खेत और नक्काशी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत और नक्काशी ईंटों के साक्ष्य का जो प्रयोग है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है कालीबंगन से। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगन से। 16 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे ये ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए, याद रखिएगा, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। 17 नंबर देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। याद रखिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 18 नंबर देखिए, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था? तो ये क्या था? पोरस की सेना ने। और इस युद्ध को हाइडे स्पीज की युद्ध किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हाइडे स्पीज की युद्ध के नाम से जाना जाता है, या फिर झेलम की युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हरेंक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश है। तो 4 2 1 3 सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 20 नंबर देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति है वो तक्षशिला में हुई थी। और बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था इसको दबाने के लिए, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद इसने अशोक को भेजा था और अशोक को इस विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल हुई थी। अशोक जो था ये बिंदुसार का बेटा था, ध्यान रखिएगा, और यहीं बिंदुसार का उत्तराधिकारी भी हुआ। 21 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा दक्षिण भारत के इतिहास से होगा। ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो देखिए, त्रिपिटक यानी 3 पिटक। त्रि का मतलब क्या होता है? 3 पिटक। ठीक है। 3 पिटक में है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक। और तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली भाषा है। याद रखिएगा, किस भाषा में है तीनों पिटक? पाली भाषा में है। और ये
बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, 23 नंबर देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। अगर बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में किसने किया था? गोपाल ने किया था। ठीक है, और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी, याद रखिएगा। कहाँ थी? मुंगेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो अभी हमने चर्चा किया है कि जो तीनों पिटक हैं वो किस भाषा में है? पाली भाषा में है। 25 नंबर देखिए, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और ये अशोक के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। 26 नंबर देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये अपनाया था उपगुप्त से। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था राजुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? तो मौर्य वंश के आखिरी शासक वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है और कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। 29 नंबर देखिए, मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज या फिर राजगृह, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले आया था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये नागदशक है, जो आखिरी शासक था, उदयन का बेटा था और वो हरेंक वंश का आखिरी शासक था नागदशक, उसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, और उस समय इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। किसने? शिशुनाग ने। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, ध्यान रखिएगा। पहला बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय आयोजित हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगति जो है ये 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था, और चौथा बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो अब चारों को ध्यान रखिएगा। 31 नंबर देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। याद कर रखिएगा, किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है बार बार। 32 नंबर देखिए, अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये अशोक के 5वें शिलालेख में मिलती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और 14वां अभिलेख जो है इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 4 गुफाएं कौन कौन सी थी? याद रखिएगा, कर्ज, दूसरा था चौपार, तीसरा था सुदामा, और चौथा गुफा जो था वो था विश्व झोपड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका निर्माण आजीविकों के लिए, ध्यान रखिएगा, अशोक ने करवाया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 34 नंबर देखिए, अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता कब प्राप्त हुई थी? तो पहली बार इसको पढ़ने में सफलता किसको प्राप्त हुई थी? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
35 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? चाणक्य था। और चाणक्य कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था और इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस वंश के शासकों ने प्रथम बार किया था? तो इस प्रथा का शुरुआत किया था सातवाहन शासक ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुख। कौन था? सिमुख था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी। याद रखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था ये सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और सातवाहन वंश जो था इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, किस शासक ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले किया था रुद्रदामन प्रथम ने। याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम ने। इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में चित्रित थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को धर्म का प्राचीर भी कहा जाता है। धर्म का प्राचीर भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और इसी को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, लिच्छवी दौहित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए, कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कड़फिसेस ने किया था। और कनिष्क का जो उत्तराधिकारी था वो विष्क था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक किसके राजवैद्य थे? तो फ्रेंड, जितने भी महान विद्वान थे ये किसके शासनकाल में रहते थे? इस पर हमने अलग से ट्रिक से वीडियो बनाया है। और जिन लोगों ने वीडियो को देखा होगा वो आसानी से इसका आंसर दे पाए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भी देख लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हमारा दूसरा चैनल जो है 5 मिनट जीके जीएस, उस पर यह वीडियो है। आप साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, चरक जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और चरक की रचना क्या है? चरक संहिता। याद रखिएगा, चरक संहिता जो है चरक की रचना है। 42 नंबर देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जितने भी विदेशी यात्री थे भारत की यात्रा किए थे और किसके शासनकाल में यात्रा किए थे, इस पर भी हमने ट्रिक से वीडियो बनाया है और उनको कवर भी किया है। जिन लोगों ने देखा होगा वो आसानी से आंसर भी दे पा रहे होंगे। आप भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 43 नंबर देखिए, कनिष्क ने किस वर्ष शक समन चलाया था? तो कनिष्क ने जब गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में, उसी समय शक संवत चलाया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा आज भी प्रयोग में लाया जाता है। और कनिष्क था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर है कि गुप्त काल में जारी स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी उनको दीनार कहा गया है। और जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपयका कहा गया है। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपयका कहा गया है। 45 नंबर देखिए, प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलज्ञ वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? तो वराहमिहिर जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त सम्राट जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 47 नंबर देखिए, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था गणिका। और जो वृद्ध वेश्याएं थी उनको कहा जाता था कुटिनी। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। और मौर्य काल में जो वेश्याएं थी उनको क्या कहा जाता था? रूपजीवा कहा जाता था मौर्य काल में। 48 नंबर देखिए, प्राचीन भारत के किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का प्रतापी शासक था। और इसी के समय वेनस्वांग
भारत की यात्रा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, हर्षवर्धन के समय किस स्थान पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था? तो हर्ष के शासनकाल के दौरान प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में एक सभा का आयोजन किया जाता था जिसको महामोक्ष परिषद कहा गया है। तो प्रयाग में किया जाता था, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर देखिए, प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चंदेल शासक धंगदेव ने करवाया था। इन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे, जैसे कि जिननाथ मंदिर का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, जिननाथ मंदिर का निर्माण। उसके बाद कंदरिया महादेव का निर्माण, ये काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने करवाया था। और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी धंगदेव ने ही करवाया था, और ये किस वंश का था? चंदेल वंश का। सही आंसर इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये गुजरात में है, और इसको किसने बनवाया था? सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो था मूलराज प्रथम, याद रखिएगा, मूलराज प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी है यह भी बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास से होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।